Hello, very good evening, dear all. Devinder, Nitesh, Johnny, Sumitra, and Ghanghor Andhera. Very good evening. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने आई थिंक ये टॉपिक पॉलिटी का है, फंडामेंटल राइट्स का। तो हमने टॉपिक किया था, एक मिनट, सिटीजनशिप आई थिंक खत्म कर दिया हमने ना। मौलिक अधिकार शुरू कर दिया था। नमस्कार डियर विकास कालिया जी। मुझे एक बार बताना, क्या अनुच्छेद 13 हमने कर लिया था? क्या 12-13 आई थिंक कर लिया था ना? एक बार क्लियर करना थोड़ा सा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी, डियर ए बी, वेरी गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया, आशा करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा था बच्चे लास्ट क्लास में, और अनुच्छेद 12 को हमें पढ़ना है। मैंने आपको यह बताया था कि जब मैं ये कह रहा हूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्यों के खिलाफ, राज्यों के विरुद्ध भारत के नागरिकों को दिए गए, बोलो हाँ या ना। राज्यों तो नहीं कहूंगा, राज्य कहूंगा मैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को जो अधिकार दिए गए उनको ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि राज्य क्या है। तो राज्य समझने के लिए मुझे जाना कहां पड़ेगा? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य किसे बताया गया है कि सर जो केंद्र सरकार होगी, जो संसद होगी, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल। स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत वगैरह, नगर निगम वगैरह, और अन्य। ये है डियर जी अनुच्छेद 12 की कंडीशन। बहुत अच्छी बात है डियर एबी जी, अच्छे होने भी चाहिए। तो अनुच्छेद 12 की कंडीशंस में जब राज्य के विरुद्ध, जब मैं कहता हूं नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो राज्य को समझने के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा अनुच्छेद 12 में, जिसमें बोला गया है कि जो केंद्र सरकार संसद होगी, राज्य सरकार जो राज्य के विधानमंडल होगी, जो स्थानीय सरकार होगी जैसे कि पंचायत, नगर निगम वगैरह, और वो अन्य। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये तीन तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये अन्य तो फिर अन्य ही होता है ना। अन्य में क्या आएगा बेटा? अन्य में कुछ भी हो सकता है, ये चीज तय करेगी न्यायपालिका।
कि कल को मैं किसे राज्य मानूं और किसे राज्य ना मानूं, ये न्यायपालिका के अंडर में चले जाए, छोड़ दो। कल को अगर कोई केस आ गया और उसमें मुझे लगा कि भैया वो राज्य माना जाए कि ना माना जाए, तो ऐसे में न्यायपालिका ने अगर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई ये राज्य है तो माना जाएगा, अगर कह दिया राज्य नहीं है तो नहीं माना जाएगा। ढेरों आशीर्वाद भी है सरोज बालाजी, ढेरों आशीर्वाद। तो समझ में आ गई। अन्य में कुछ और भी हो सकता है। अब बढ़िए अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 ये कहता है, कोई कानून, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करता है, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करता है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। और बेटा उस कानून को रद्द कौन करेगा? सर, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि उस कानून की जांच तो कौन करेगा? जांच तो सर सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। अगर उस जांच में ये पाया गया कि वो मौलिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों के अधिकार क्षेत्र में जाकर के उसके हनन करने की कोशिश हो रहा है, तो ऐसे में अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को खत्म कर देगा। समझ में आ गई कहानी? यानी कोई भी कानून जो बनाया जा रहा है उसे दो लोगों की इज्जत करनी बहुत जरूरी है, एक मेरी और एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की। सॉरी, चिप जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। दो लोगों की, दो चीजों की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, एक मौलिक अधिकार की और एक भारत के संविधान की। अगर मौलिक अधिकार की इज्जत हो रही है, भारत के संविधान की इज्जत हो रही है, तो ही वो कानून बना रहेगा, नहीं तो वो कानून अवैध करार दिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसका मतलब साफ है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है, यही तय करेगा कि कोई भी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी कोई भी चीज संवैधानिक मानी जाए या नहीं मानी जाए, वो सर्वोच्च न्यायालय पे बात आएगी। संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या जो करेगा उसे हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 12 और 13 से बच्चे को डाउट है तो बताइए, इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो बताइए। नितेश जी राम राम। इन दोनों आर्टिकल से बच्चे को डाउट है तो बताओ, आर्टिकल 12 और 13। सर मेरा एक डाउट है, लास्ट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ मेरे भाई जॉनी। सर सभी आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। देख दोस्त, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, ये तो मैं हर आर्टिकल आपको डिस्कस करूंगा। कोशिश करो कि सारे आर्टिकल याद कर सको।
कोशिश करो, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि यार ये जरूरी है और ये गैर जरूरी है ना। डियर ए बी, कोशिश करो कि सारे याद रखो, और ये याद हो जाते हैं। आपको सिर्फ 2-3 बार रिवीजन करने की जरूरत होती है। हो सकता है मेरे लिए बहुत आसान हो, बट एज ए न्यू स्टूडेंट या न्यू कमर आपके लिए वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, बट एफर्ट लगाओगे तो डियर हो जाएगा। बाकी जैसे कि अनुच्छेद 12 और 13, ये बहुत 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 कम चांस है कि एग्जामिनर आपसे पूछे। लेकिन ये कराना क्यों जरूरी है बेटे? 14 से 32 ही मौलिक अधिकार है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। लेकिन अगर मैं 12 और 13 नहीं समझूंगा तो बेसिकली मैं कैसे समझूंगा कि मैं किस राज्य की बात कह रहा हूं? तो इसलिए मुझे करवाने पड़ते हैं। अब जैसे कि ज्यादातर आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे, ज्यादातर जो एजुकेटर होते हैं वो 12 और 13 नहीं छेड़ते, है ना। 12 और 13 जो है नहीं छेड़ते, मतलब वो बताते भी नहीं है कि 12 क्या है 13 क्या है। अब 12 और 13 बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि भाई ये राज्य के विरुद्ध है, तो बेटा फिर राज्य को समझना हमारे लिए जरूरी है ना। पीडीएफ दे दूं ऑल आर्टिकल्स की? दे देंगे भाई, कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन उन आर्टिकल्स की जो व्याख्या है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो दे भी दिया तो फायदा ज्यादा निकलेगा नहीं। बाकी हाँ, मेरे को ना पिंग कर देना टेलीग्राम पे, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आर्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं है भी जी, लास्ट में पूछ लीजिएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन सेगमेंट पे। सर जो मौलिक अधिकार हैं आज हमारे पास सिर्फ 6 हैं, जिसमें पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जो दूसरा मौलिक अधिकार है उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तीसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो है उसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है वो कहता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा जो है वो कहता है संपत्ति का अधिकार। सातवां जो है वो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अरे सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे सर आपने तो 6 बताया था, लिख दिया आपने 7। अरे कोई नहीं बेटा, यह संपत्ति का जो अधिकार है हटा भी तो दिया गया है ना। अनुच्छेद 14 से 18 में तो है ये, 19 से 22 में है स्वतंत्रता, 23 और 24 में है शोषण, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 में है संस्कृति व शिक्षा, 31 में संपत्ति और 32 में संवैधानिक उपचार। लेकिन हमें यह पता है किस नाम से है टेलीग्राम पे। डियर नितेश, मुझे सर्च कर लो ला, रोहन, हिमांशु झा के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। ये मेरा मेन चैनल है। इस चैनल पे जो मेरी फोटो लगी हुई है जिधर, उसके कोने में एक मैसेज का ऑप्शन देखना होगा,
उस पर क्लिक करना, दूसरे चैनल पे आ जाओगे, वहां पर आप मुझे मैसेज दे सकते हो। ये टेलीग्राम है। तो मेरे पास हो गया अब 7। लेकिन सर होता क्या है कि संपत्ति को लेकर के बहुत सारे छीछा लेदर हुए थे। पहला संविधान संशोधन ही संपत्ति को लेकर के हुआ था, तो लोगों को समझ में आ गया था कि संपत्ति मौलिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अनुच्छेद 31 के कैटेगरी से संपत्ति को कर दिया खत्म, मौलिक अधिकार से हटाया। इसको उठा करके पटका हम लोगों ने कहा 44वें संविधान संशोधन के तहत, 1978 के तहत अनुच्छेद 300A में, इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। हिंदी में क्या बोल दीजिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति को काट करके मौलिक से, 31 को काट करके मौलिक से अनुच्छेद 300A में इसे सर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसे राज्य जब छीनना चाहे छीन सकता है। तो आपकी और मेरी संपत्ति जब भी कानून छीनना चाहे, राज्य छीनना चाहे, छीन सकता है। कोमल गिलोथिया जी, वेरी गुड इवनिंग। समझ में आ गई? तो इस वजह से छठा खत्म हो गया और हमारे पास अब जो बचे हैं वो बचे हैं अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार। बेटा एक बात बताइए, ये जो मौलिक अधिकार है ये बनाया किसने था? सर ये मौलिक अधिकार बनाया था हमारे फाउंडिंग फादर द ग्रेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य मेंबर्स ने, जिसमें जो प्रारूप समिति थी उसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो उसमें जब अंबेडकर जी की बात आएगी, जो मेन हेड होंगे, एक बात बताइए उनके जीवन में क्या हुआ था बचपन से? सर जाति को लेकर के उनको काफी अपमान सहना पड़ा था। तो उनको शुरू से ही एक चीज दिक्कत थी, जब से उन्होंने होश संभाला था उनको एक चीज की दिक्कत समझ में आ गई थी कि इस देश में सब कुछ है लेकिन समानता नहीं। और इक्वलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक एक देश सामाजिक पृष्ठभूमि के हिसाब से आगे बढ़ेगा नहीं, और आगे बढ़ेगा नहीं तो वो देश जो है कहीं हाशिए पे पीछे धकेल दिया जाएगा दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले। वो सब तो अलग बात है, लेकिन पहली बात तो यही है कि इंटरनल, आंतरिक रूप से जो भारत में समस्याएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए। जब तक उनके पास पावर नहीं आ रही थी तब तक उन्होंने पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, आंदोलन छेड़े। और जैसे ही वो प्रारूप समिति के हेड बनाए गए और जब मौलिक अधिकार की बात आई तो हमने इस मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को कॉपी किया अमेरिका से। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गिलोथिया जी, अब सब कुछ ठीक है। अब सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है? अब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अंबेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देश को यूनाइट करना बहुत जरूरी है और वो होगा इक्वालिटी से। यही वजह है कि जब वो मौलिक अधिकार बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला क्लॉज ही जो जोड़ेंगे वो समानता जोड़ेंगे। कहानी समझ में आई? जी सर। समानता के बाद अब आप भी बात कीजिएगा अपनी स्वतंत्रता पे। समानता आएगी तभी तो स्वतंत्रता की बात करोगे ना। तो सोचिए कि समानता और स्वतंत्रता किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, अब सर इसमें जब समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी 5 मेरे पास जो अनुच्छेद हैं, जब मैं सर इसको सिलसिलेवार डिस्कस करूंगा तो इसमें अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 ने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष बच्चे समानता होगी। मतलब सर, मतलब ये कि चाहे कोई देसी हो चाहे विदेशी हो, कानून उन सबको बराबर मानेगा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून बराबर मानेगा। समझ में आ गई कहानी? तो कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। और यही वजह है कि कानून की देवी की आंखों के सामने पट्टी लगी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ
सुनती है, देखती नहीं है, क्योंकि देखने से सर भेदभाव पैदा हो सकता है। सुनने से जो सबसे ज्यादा तार्किक लगेगा, जिसके शब्द सबसे ज्यादा तार्किक होंगे, वो उसी की तरफ जो है डिसीजन जाएगा, उसी की तरफ फैसला जाएगा। ये है कहानी। इसलिए कानून की देवी की आंखों के सामने पट्टी लगी रहती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है, और तराजू सर ऊपर ऊपर नीचे होता है। तो जो सच होता है आखिरी में उसका पलड़ा भारी होता है, जो झूठ होता है उसका पलड़ा कम होता है। तो ये पलड़ा जो होता है ये सच और झूठ का है। ठीक है। तो सर कानून के समक्ष सारे समान होंगे क्या? हाँ यार, सब समान होंगे सर, कोई अपवाद नहीं है। बिल्कुल है भाई, अपवाद भी है। मतलब कानून के समक्ष सब समान होंगे, लेकिन अनुच्छेद 361 के तहत भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक आधिकारिक यानी जिस पद पे वो रहते हैं, अपने ऑफिशियल कोई भी काम करे, अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होते हैं बच्चे, वो अपने आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उनको बुलाया नहीं जा सकता है। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 361 में अनुच्छेड 14 का एक्सेप्शन है सर, शादी की एज में। फिर एज का अंतर क्यों है 18 और 21? किसने कहा जॉनी अब शादी की एज 21 हो गई है डियर? अरे जॉनी जी बता तो दिया, अब किसने कहा कि शादी की एज 18 और 21? अब 21 हो गई है दोनों की एज। पहली बात तो ये है, अब 18-21 नहीं रही, अब दोनों की एज 21 साल कर दी गई। पहले तो ये समझना। दूसरा, जब मैं कहता हूं समानता, कानून के समक्ष समानता, वैसे आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छा किया, वरना मैं इसे एक्सप्लेन करता नहीं। जब सवाल करोगे तो मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। अब समझिए कहानी क्या है। एक होता बच्चे इक्वालिटी, और एक होता है इक्विटी। भारत में जो कंसेप्ट है वो इक्वालिटी विद इक्विटी का कंसेप्ट है दोस्त। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको। सर ये क्या है, समझाता हूं बेटा। ये एक दीवार है जिसकी ऊंचाई 6 फीट है, ठीक है। दीवार के उस साइड जो है कोई भी मैच हो रहा है, जैसे कबड्डी का मैच हो रहा है, दीवार चारों तरफ से घेर दी गई है और उस तरफ मैच हो रहा है। सर यहां पर एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 6 फीट 2 इंच, 6 फीट 1 इंच ले लेते हैं, जिसकी ऊंचाई 6 फीट 1 इंच है सर। अब दीवार की ऊंचाई 6 फीट है, इसकी ऊंचाई 6 फीट 1 इंच है, तो ये मैच देख लेगा कि नहीं देख लेगा? आराम से देख लेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे सर एक बच्चा है जिसकी हाइट 4 फीट है, क्या ये बच्चा मैच देख पाएगा? नहीं। लेकिन बेटा इक्वलिटी तो यही कहती है कि जहां दोनों खड़े हैं वहीं से सारी चीज तय होगी। इक्वलिटी के कंसेप्ट पे आओगे तो इक्वलिटी का कंसेप्ट क्या है? इक्वलिटी का कंसेप्ट ये है कि कहां खड़े हैं भाई, 6 फीट वाला बंदा कहां खड़ा है? 6 फीट वाला बंदा जमीन पे खड़ा, उसी जमीन पे दूसरा बच्चा भी खड़ा, तो ये तो होगी बराबरी। लेकिन भारत का संविधान कहता है सिर्फ बराबरी पे बात नहीं कह रहे। अगर ऐसे बराबरी करेंगे तो फिर कभी ये बच्चा बराबर हो ही नहीं पाएगा, ये बच्चा कभी मैच देख ही नहीं पाएगा। इसलिए भारत का जो कंसेप्ट है वो है इक्वलिटी विद इक्विटी। इक्विटी मतलब गैप देखो उस बच्चे का कितना है जिसकी वजह से वो मैच नहीं देख पा रहा। उस गैप को अगर मैं भर दूं तो वो बच्चा भी मैच देख पाएगा। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे को कितने फीट का बेस दे दो,
कि मैच देख पाए। सर इस बच्चे को 2 फीट 1 इंच का एक बेस दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि इतने का गैप था। अब ये बच्चा इस बेस पे बैठेगा, खड़ा होगा, तो अब इस बच्चे की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी? सर 4 फीट का था ही, 2 फीट 1 इंच का बेस दे दिया, तो ये बच्चा भी 6 फीट 1 इंच के हाइट पे आ गया। तो अब बन गई है, अब ये बच्चा जो है ये भी मैच देख पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कहाना? भारत में ये कंसेप्ट है बेटा, इक्वलिटी नहीं है। जब आप इक्वलिटी कहते हैं, ये नहीं, आपने कहना है इक्वलिटी विद इक्विटी। भारत का कंसेप्ट ये है। तो डियर जॉनी जी, आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। हमें सिर्फ इक्वलिटी का खेल नहीं खेलना है, हमें इक्विटी का भी खेल खेलना है। दूसरा, जो आपने रीजन पूछा था 18 और 21 का, दरअसल वो कारण है हार्मोनली। जो लड़का हार्मोन वाइज डेवलप होता है 21 तक, महिला जो होती है 18 तक ही वो डेवलप हो चुकी होती है, या 18 से पहले। मेल और फीमेल में जो यंगनेस आती है, यंगरनेस आती है, जो जवानी आती है, वो महिलाओं में पहले आती है। हार्मोनली वो ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, तो यही वजह है कि वो शादी के अंदर वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो, तो आशा करता हूं कि आर्टिकल 14 जो आपको क्लियर हो गया। सिर्फ इक्वलिटी नहीं बेटा, इक्वलिटी विद इक्विटी की बात हो रही है इंडिया में, कहानी ये है। और यही वजह है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, वो इक्वलिटी विद इक्विटी के कंसेप्ट पे दिया गया है। जो आर्टिकल 16 है जिसमें आरक्षण की बात हो रही है, वो आरक्षण इसी कंसेप्ट से दिया गया है कि ये बच्चा कभी भी क्रिकेट मैच नहीं देख पाएगा अगर इसको सिर्फ इक्वलिटी की बात करोगे तो। इसलिए इस बच्चे को जो मैंने वो गैप दिया ना, जो ये गैप देख रहे हैं 2 फुट 1 इंच का, दरअसल ये गैप जो है वो रिजर्वेशन है। उतनी रिजर्वेशन दे करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो बेटा डेवलप हो रही थी फिजिकली, मेंटली डेवलप। अब हमको, हमारे कानून को लगा, हमारी गवर्नमेंट को लगा कि मेंटली डेवलप नहीं हो पा रही है एक लड़की। क्योंकि अगर किसी भी लड़की ने 19 साल में शादी कर ली, तो उनके पेरेंट्स बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई मेरी बेटी को तो बरगलाया गया है, मेरी बेटी को तो मूर्ख बनाया गया, मेरी बेटी को तो झांसे में लिया गया है। तो वो बहुत आसानी से कह देते थे। अब नहीं कह सकते, अब वो कह सकते हैं कि इस साल में आपकी बेटी मेंटली भी डेवलप हो गई है। तो अब हम मेंटली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कहानी क्लियर मेरी कानून के समक्ष समानता की। सर जब मैं आर्टिकल 15 पे पहुंचूंगा, आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इत्यादि के आधार पे विभेद नहीं होगा। तो 5 ऐसे ग्राउंड बताए गए हैं जिसपे बोला गया है कि भाई इन पे विभेद नहीं होगा। कौन कौन से 5 ग्राउंड है सर? वो बोला है कि धर्म के आधार पे, यानी रिलीजन के आधार पे भैया तुम विभेद नहीं करोगे। तुम वो विभेद नहीं करोगे मतलब यहां तुम कौन है सर? यहां तुम मतलब राज्य है। राज्य को बोला जा रहा है कि भैया धर्म के आधार पे विभेद मत करना। जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पे आप विभेद मत करना। ठीक है सर। तो बेटा कई बार जब सुनने में आता है कि फलाना मंदिर में महिलाओं की एंट्री बैन है, तो आपको नहीं लगता कि वो लिंग आधारित भेदभाव है? आपको नहीं लगता कि वो लिंग आधारित भेदभाव है? हाँ सर, तो बस फिर बंद करो। केरल में सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होंगी, उनकी एंट्री बैन थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया कि देखिए महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा है सर।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे कैसे भेदभाव कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है ये महिलाओं का, जाइए अंदर घुसिए, और घुसे सर फिर उसके बाद, है कि नहीं? यस सर। तो ये राज्य तय करेगा कि इनके आधार पे भेदभाव ना हो। और सर एक बात तो हम भी जानते हैं कि खेल सारा है ना, मतलब इधर उधर की बात छोड़िए, असली खेल जो है वो जाति पे होता था आजादी से पहले, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आजादी से पहले पहले जब हम चलेंगे तो जाति तो मतलब ये समझ लो ऐसी चीज थी कि जो लोगों के जहन में बसी हुई थी। मुझे एक बात बताओ, जब हम सड़कों पे चलते हैं तो बहुत सारी आपने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जिनके शीशे के पीछे, मतलब गाड़ी के पीछे जो शीशे होते हैं या पीछे किसी भी सेगमेंट पे, किसी हिस्से पे, वो व्यक्ति जिसकी वो गाड़ी है उसने अपनी कास्ट लिखी होती है ना, फलाना ढिंड का कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट लिखी होती है ना। अब ये मत कहिए कि सर ये सिर्फ अपर कास्ट में है, रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी वो कास्ट को लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा इस बात को। सिर्फ कास्ट को अपर कैटेगरी के लोग ही नहीं लिखते, अनरिजर्व्ड ही नहीं लिखते, कास्ट को रिजर्व कैटेगरी के लोग भी अपनी गाड़ियों पे मेंशन करते हैं आजकल। वो जब गाड़ी निकली थी तब तो वो होंडा की थी, हुंडई की थी, टाटा की थी, महिंद्रा की थी, लेकिन जैसे ही वो घर तक पहुंची वो फलाना कास्ट की हो गई, है ना। तो आप सोच के देखिए कि जिस गाड़ी के पीछे आपको कास्ट दिख रही है, इसका मतलब साफ है कि उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जाति को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील है, तभी उसने वो जाति वहां लिखी है, और वो ये बताना चाह रहा है कि मैं इस जाति में होने पे बड़ा गर्व करता हूं। और हो सकता है कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, यूआर है, जनरल कैटेगरी में है, तो हो सकता है वो जाति को लेकर के भेदभाव करने की भी परंपरा को फॉलो कर सकता हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं। जिस देश में गाड़ियां कंपनी के ब्रांड के ना होकर के जाति की ब्रांड से छप जाएं या बन जाएं, उस देश में जाति का इतिहास क्या रहा होगा उससे आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जरा जाति आधारित भेदभाव बहुत था। पहले तो मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, स्कूलों में घुसने नहीं देते थे, और ऑब्वियसली मैं रिजर्व कैटेगरी की बात कह रहा हूं, उन लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, ना मंदिरों में, ना स्कूलों में, किसी धार्मिक स्थल पे नहीं घुसने दिया जाता था। कहीं कुएं खुदे हुए हैं, वहां से पानी नहीं निकाल सकते थे। तो अब यहां पर राज्य को यह बोल दिया गया है कि अगर कल को तुम कोई धार्मिक स्थल बना रहे हो और वो राज्य के तहत आता है, तो वो व्यक्ति उस धार्मिक स्थल पे जा सकता है। अगर कुआं खोदा गया है जिससे सारे लोग पानी पिएंगे, तो रिजर्व कैटेगरी का बंदा भी वहां करके पानी पिएगा। अगर वो मंदिर राज्य के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, राज्य संभालता है, अब जैसे कि वैष्णो देवी ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैष्णो देवी ले लेते हैं। अब वैष्णो देवी में क्या रिजर्व कैटेगरी का बंदा नहीं जा सकता? सर वहां तो इस तरह की कोई ऑब्स्टिकल्स है नहीं, जो जाना चाहे जाए, किसी भी कास्ट का हो। तो देखिए वहां पर क्या विभेद हुआ? नहीं हुआ सर। तो ये आर्टिकल 15 है। सॉन्ग्स में भी बोलते हैं कास्ट। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो लोग अपनी जाति का सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग ही होते हैं। कुछ लोग यहां पर ऑफेंसिव मत फील कर लेना, मैं खुद जनरल कैटेगरी में हूं भाई, कहीं सोचोगे कि अरे सर आप हमारी जाति पे, नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जाति को लेकर के आप जब मार्केट में बहुत बड़े तरीके से बोलते हैं कि मैं इस जाति से हूं, तो कहीं ना कहीं वो घमंड की फीलिंग लेकर के आता है, कहीं ना कहीं वो ईगो दर्शाता है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़ा वो मानते हैं, जबकि आप और मैं जिस भी जाति में पैदा हुए हैं उस जाति में सिर्फ और सिर्फ बाय एक्सीडेंट पैदा हुए, है कि नहीं भाई? बायोलॉजी तो साफ बोलती है कि करोड़ों स्पर्म्स निकलते अपने डेस्टिनेशंस पे, और कोई एक सक्सेसफुली अप्रोच करता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी पे। सोचिएगा, मतलब नेचर ने भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप और मैं किसके प्रोडक्ट हैं, स्पर्म जो सेल होता है वो बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, बोलो हाँ या ना। और जो
एग होता है, वो एग बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल मिल करके मानव का निर्माण करता है। तो सोचिए बायोलॉजी ने भी स्मॉल और लार्ज, छोटे और बड़े का डिफरेंस नहीं किया है। समझिए, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी भी कहती है कि भाई हमने स्मॉल और लार्ज का डिफरेंस नहीं किया है, छोटे और बड़े के कॉम्बिनेशन से मानव बनता है। लेकिन पैदा होते ही हम लोग कह देते हैं ये गलत है, ये वो फलाना ढिंढका। आप समझिए सारा का सारा फिर इसका खेल है। तो यहां से डेवलप होना जरूरी है। समझ में आई कहानी? मेल और फीमेल के सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट सेल की मैं बात कह रहा हूं। चलो इतने इतने तो आप समझदार हुए हैं ही। तो सोचिए नेचर ने ही अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है तो आप और मैं फिर डिस्क्रिमिनेट कर लें, फिर तो हमारी बौद्धिक क्षमता जो है वो थोड़ी सी घास चरने गई है, वो खाना नहीं खा रही है ढंग की। इसको फीड अच्छे से कराओ। इस दिमाग की जो फीडिंग होनी है ना वो अच्छी होने से होनी चाहिए, तो बेटा काम बनेगा, वरना मुश्किल होगी। घास चरोगे तो गधे ही कहलाओगे, है ना। चलो बढ़ो आगे। तो सर आर्टिकल 15 हो गया हमारा, ध्यान रखा है सर। अब सर महिलाओं को अगर हम नहीं एंट्री दे रहे हैं मंदिर पे तो लिंग आधारित भेदभाव है ना। जन्म स्थान के आधार पे भी भेदभाव हो सकता है। तो ऐसी चीजें आर्टिकल 15 के तहत आएंगी। आर्टिकल 16 में सर बोला गया है आरक्षण, यानी अवसरों की समानता। भैया अवसरों की समानता की ऊपर बात होगी। खुद ठीक हो जाओ, लोगों को तो बाद में बात करना। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखो आपनो मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो लोगों को छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाओ, कहानी खत्म। और इसके लिए सबसे बेहतरीन साधन क्या है? किताबें, बुक्स। इसकी तरफ जाओ, इनको पढ़ो, बहुत दिल लगा के पढ़ो, जीवन में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सर इस अवसरों की समानता पे मैं जब जाऊंगा तो दरअसल है तो समानता, लेकिन मैं किसको अवसर देने की बात कह रहा हूं? मैं उनको अवसर देने की बात कह रहा हूं जो आरक्षित वर्ग में आते। बोलो हाँ या ना। सर ऑलरेडी एससी को रिजर्वेशन और एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ था। एससी को रिजर्वेशन 15%, एसटी को रिजर्वेशन 7.5%। तो रिजर्वेशन सर टोटल 22% का हुआ पड़ा था, 22.5% का। लेकिन होता क्या है सर, एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था मंडल आयोग। इस मंडल आयोग से बोला गया कि क्या एससी और एसटी के अलावा भी, कब बनाया गया था? 1979 में। इनसे सवाल किया गया कि भाई तू देख, क्या एससी और एसटी के अलावा भी भारत में कोई अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा आयोग है क्या जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो? अन्य पिछड़ा वर्ग है क्या? तो सर इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सूची तैयार की। और जब ये अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार कर रहे थे ना, तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज हुई। एक बात बताओ, मैं किसी गांव में जाऊंगा और मुझे अगर ये देखना है कि यहां पर कौन ओबीसी है, तो मैं क्या देखूं, किसके पास जाऊंगा? तो आप कहोगे कि सर आप उसके पास जाओगे जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी कमजोर आदमी है, तो हो सकता है आप उसके पास जाओ ना। मैं गया उसके पास जो गांव का सर्वोच्च व्यक्ति होते थे, जिसे आप जनरल कास्ट बोल सकते हैं, जाति के हिसाब से वो सर्वोच्च होते थे। हम गए उनके पास, मंडल आयोग गया उनके पास और उनसे पूछा कि साहब आप बताइए आपके हिसाब से पिछड़ा कौन है? तो उन्होंने तो उल्टी करनी शुरू कर दी, फलाना वो फलाना वो फलाना वो फलाना वो फलाना। इनको थोड़ी पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये तो चौड़े होकर के बताने लग गए कि हमारी कास्ट ने छोड़ करके बाकी तो सारे पिछड़े ही हैं। गुरु हमें बस चिकन से घिन है और किसी से भी सरोज बालाजी, चलो ये भी बात सही है ना। तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई उसके हिसाब से 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट बना दी बेटा।
और सर इस रिपोर्ट को 1990 में लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री होते थे वीपी सिंह, और इनको लागू करते ही मंडल आयोग ने बोला था कि ओबीसी की रिजर्वेशन 27% कर देना। और जैसे सर ओबीसी की रिजर्वेशन 27% हुई, वैसे ही 22.5% प्लस 27% जुड़ते ही 49.5% का सर आरक्षण हो गया। और इस आरक्षण देने की वजह से वीपी सिंह की जो सरकार है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव से हटा दी गई। वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट है वो जब हटी थी 1990 में, दरअसल वो इसी वजह से हटी थी क्योंकि उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिला दी थी। लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश आ गया था, जिसकी वजह से उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से हट गई और रिजर्वेशन 49.5% आ गया। तो सर सीधी सी बात है, जब रिजर्वेशन इतना बढ़ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो इस केस का नाम हुआ इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस केस का नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ओके, साल था वो सर 1993। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। सर 1993 से जो कहानी ठीक ठाक चली आ रही थी, 2017-18 में आकर के मोदी जी ने यहां पर 103वां संविधान संशोधन करके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% की रिजर्वेशन और दिला दी, और ऐसे ही ये रिजर्वेशन बढ़ करके हो गई 49.5%। तो लॉजिकली देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी जो इन चारों से बाहर है उसके पास 100 में से सिर्फ 40 सीट आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज सर, एससी के पास जो 15% सीट हैं, इस सीट पे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ एससी के लोग जाएंगे। 7.5% पे सिर्फ एसटी के, 27% पे सिर्फ ओबीसी के, 10% पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस के। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, बाकी कितनी सीट बची? लगभग 40%। तो ये जो 40% जो अब सीट बची, इस सीट पे जो बच गए इन चारों से, वो भी फाइट करेंगे। एससी वाला अगर मार्क्स ज्यादा ले आता है और वो जनरल से फाइट कर जाता है, वो भी ये सीट ले सकता है। एसटी वाला ने फाइट कर दिया तो उसको भी सीट मिल सकती है, ओबीसी वाले को भी सीट मिल सकती है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी सीट मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं कि इस पे कितना घमासान मच जाएगा। देख रहे हैं कितना घमासान मच जाएगा। मच जाएगा सर, मचा हुआ है, ऑलरेडी मचा हुआ है। तो यही वजह है कि सरकारी नौकरी को लेकर के कहानी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है और हो ही रही है। तो ये है डियर जी आरक्षण का एक कंसेप्ट। चलिए सर, आरक्षण सही है कि गलत है? देखो बेटा, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं इसके बारे में बताने के लिए कि आरक्षण सही है कि गलत है। सबकी अपनी अपनी अप्रोच है इसको सोचने की। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है मैं वो बता रहा हूं। देखो, दो तरह की स्थिति होती है। एक होती है सामाजिक परिस्थिति, एक स्थिति है सामाजिक, और एक है बेटा आर्थिक। दो तरह की आपके पास स्थिति बनी हुई है। मान के चलिए सामाजिक रूप से आप आरक्षित वर्ग में आते, सामाजिक रूप से आप आरक्षित वर्ग में आते, ठीक है, और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसको कैसे लिखें ताकि समझ में आए? तो सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, मतलब आप रिजर्व कैटेगरी में आते।
आर्थिक स्थिति भी आपकी बच्चे अच्छी नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ले लो, सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। तीसरी परिस्थिति ले लो, सामाजिक परिस्थिति आपकी अच्छी है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इनमें से हम आरक्षण किसको दें? आप बताओ, इनमें से हम आरक्षण किसको दें? सोचो, इनमें से आरक्षण हम किसको दें? आर्थिक सामाजिक स्थिति का मतलब है कि वो रिजर्व कैटेगरी में आ रहा है। मान के चलो वो किसी रिजर्व कैटेगरी में है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आरक्षण दे या ना दे। सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, माँ बाप उसके आईएएस हैं, तब आरक्षण दे या ना दे। सामाजिक स्थिति सर उसकी अच्छी है, मतलब वो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो उसको आरक्षण दे या ना दे। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हम दरअसल एक चीज देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ये बताओ कि क्या स्थायी है। आप सोचो, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या स्थायी है? स्थायी का मतलब सर जो कभी चेंज नहीं हो सकता। सोचो, सर जिसके आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसको। अच्छा नवीन शेलन जी, ये तो आप अपने दिल की बात बता रहे हैं। रियल कोमल जी, उस पर मैं बात करूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि आर्थिक और सामाजिक में से कौन सी स्थिति स्थायी है जो कभी नहीं बदल सकती? ए और सी को आप आरक्षण देंगे? बेटा ए भी मेरे को लगता है कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं। सर दोनों खराब है जिसके। ओहो, समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या स्थायी है। अरे सर सामाजिक स्थिति स्थायी होती है, हाँ या ना? आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं होती है, स्थायी है, बदल सकती है। आपके मॉम एंड डैड गरीब थे, आपने मेहनत की, सरकारी नौकरी लग गए, ऑफिसर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, नेता बन गए, कुछ भी बन गए, समय के साथ आपने अपने मॉम एंड डैड की क्या बदल डाली? आर्थिक स्थिति। तो मतलब वो स्थायी नहीं है। लेकिन बेटा जो रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुआ वो मरेगा किस कैटेगरी में? रिजर्व कैटेगरी में। तो क्या स्थायी है? सामाजिक स्थिति स्थायी है। तो बेटा हम आरक्षण किस बेस पे देंगे? जो स्थायी है। तो समझो, जो सामाजिक स्थिति से, जो सामाजिक परिस्थिति में क्या है? गड़बड़ है, आर्थिक स्थिति भी जिसकी गड़बड़ है, आरक्षण उसको देंगे? बिल्कुल देंगे सर। सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, आरक्षण देंगे? बिल्कुल देंगे सर। सामाजिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आरक्षण देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे सर। भाई को, अरे सर ये स्थिति तो कभी भी बदली जा सकती है, आप मेहनत करो, नौकरी लगो, बदल गई स्थिति, बोलो यस सर नो। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आरक्षण देंगे इसके आधार पे, ना कि इसके आधार पे, क्योंकि ये स्थायी है, ये बदली जा सकती है, बदल दोगे। ठीक है, तो अब समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में क्या कहता है। अब सर केंद्र सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार ने कहा अरे रुको यार, सामाजिक स्थिति जिसकी अच्छी है, आजकल आर्थिक स्थिति अगर उनकी खराब है तो भैया उनको आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? उनको भी तो आगे बढ़ना है शुरू से। अगर उनके पास है ना, मतलब आगे बढ़ना है, उनके पास पैसा ही नहीं है और मेडिकल करना है, तो क्या हम उसको मेडिकल नहीं करने देंगे? करने देंगे। तो हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन कर देते हैं सब। तो हमने संविधान में एक संशोधन किया, 103वां संविधान संशोधन, और जिसके तहत हमने ये बोल दिया कि जो इकोनॉमिकली वीकर है उसको 10% की आरक्षण हम लोग सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं। कहानी क्लियर? ये है बेटे आरक्षण का कंसेप्ट जो हमारे देश में अभी चल रहा है। तो सर आरक्षण खराब है क्या? भाई मुझे नहीं पता, मैं एक ही बात बोल दूंगा,
आरक्षण इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इट्स इंप्लीमेंटेशन इज प्रॉब्लमेटिक। हेलो, कहानी समझ में आई बच्चे? चलो, तो ये है कहानी आरक्षण की कि भाई आरक्षण खराब नहीं है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है। जो जिस हिसाब से लागू किया गया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, यानी अब इसमें राजनीतिकरण हो गया है, और राजनीतिकरण तो आपको भी पता है कि कितनी गड़बड़ी करती है। उसके बाद अब आज के बाद आप लोग समझिए कि आरक्षण सही है गलत है, किस पे देना चाहिए किस पे देना चाहिए, ये सब आपके अपने आर्गुमेंट्स है। नहीं नहीं नवीन सिलन जी, वो अपने आप ही कट गया। ओह माय गॉड। चलो, तो डियर जी आर्टिकल 16 पे ही हम कहानी को खत्म करते हैं। कल हम मिलेंगे आर्टिकल 17 से, ठीक है? और अब जिसका जो भी डाउट हो अब अपने डाउट को ले सकते हैं। सुप्रीम सॉरी प्रेसिडेंट, डियर जॉनी, प्रेसिडेंट। अरे नितेश, कौन सा पीडीएफ भेज दूं? सर अगर ग्रुप डी का पेपर मई जून में होता है तो मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती भाई? नवीन सिलान जी, शेयर मार्केट डाउन क्यों हो रहा है लगातार? भाई मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक वाले सर से पूछोगे तो ज्यादा वो बेहतर बता पाएंगे। पहला सवाल तो है कि आप पेपर क्यों नहीं दे सकते बच्चे। दूसरा है ये है कि डिमोटिवेट हो रहे हो तो इसका मतलब अभी जिंदा हो आप। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, उसका डिमोटिवेशन होना इसका मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो नॉर्मल है, ये रूटीन है। लगातार पढ़ते जाओगे तो डिमोटिवेशन भी आएगी, है ना? बट सर ऐसी नहीं है क्या? देखो दो चीज होती है डियर जी, एक प्रोटेक्टर होता है और एक गार्जियन होता है। जो गार्जियन होता है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो प्रोटेक्टर होता है, अच्छा आपने प्रोटेक्टर पूछा है ना, ठीक, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ही होगा भाई। ठीक है प्रोटेक्टर पूछा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो डियर ए भी वही मैं बता रहा हूं आपको कि अगर, ओके हाँ, तो फिर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चे। इस प्रॉब्लम में तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें आप क्या करेंगे? तो पेरेंटहुड को एंजॉय कीजिए, मदरहुड को एंजॉय कीजिए। दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, सरकारी नौकरी थोड़ी बेस्ट फीलिंग होती है। मदरहुड इज द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज आप अचीव कर रहे हैं,
और अब आप डिमोटिवेट हैं कि मैं एग्जाम नहीं दे सकती, ये क्या बात हुई? सबसे बेहतरीन चीज जो आपको कंप्लीट करेगी एज ए लेडी, जो आपको कंप्लीट करता है, वो चीज आपके जीवन में हो रहा है तो आप डिमोटिवेट क्यों हैं? दिस इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट न्यूज दैट यू एवर गॉट, दैट यू विल एवर गेट। मानने से कुछ नहीं होगा। संसद नहीं हो सकता, संसद तो जितनी जल्दी खराब कर सकता है उतनी जल्दी खराब करेगा। संसद को तो मैं नहीं मान सकता। संसद का मतलब ही यही होता है कि लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा का तो बस चले आज संविधान बदल दे। संसद का बस चले तो आज खत्म कर देगा संविधान को। मोदी जी को आज मौका मिले तो आज संविधान कैसे तैसे कर देगा। तो संसद तो नहीं हो सकता। और चीफ जस्टिस ने हाल में संसद को भी माना है। देखो, माना है और होने में फर्क है। उन्होंने इस रेफरेंस से बोला होगा कि भैया संसद की भी ये प्रायोरिटी बनती है कि वो भी प्रोटेक्ट करे, और वो कर रहे हैं। इस रेफरेंस में जरूर बोला होगा, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है एबीजी, मेरे ख्याल से आपका डाउट जो है ना, वो डाउट है नहीं वैसे, और सोचने की जरूरत है नहीं। एंजॉय करो, दिस फीलिंग इज द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट फीलिंग। ठीक है, तो आशा करूंगा कि डाउट ना हो, इस कम से कम इस मुद्दे पे तो नहीं होना चाहिए। तो फील फ्री, इंजॉय, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट लाइफ। तो मिलते हैं कल। चलो घोड़े बेचो, बाय बाय, 10 विदानियां।